नमस्कार दोस्तों। हम राष्ट्रीय काव्य धारा का अध्ययन कर रहे हैं। इसका जो प्रथम आरंभिक विषय बिंदु था अ, राष्ट्रीय काव्य धारा का उद्भव और विकास, इस पर हमने चर्चा की है। आज हम लोग इसके अगले विषय बिंदु राष्ट्रीय काव्य धारा की विशेषताएं, इस पर बातचीत करेंगे। ये राष्ट्रीय काव्य धारा की विशेषताएं है, यह जो विषय बिंदु है इसे आपको समझने में काफ़ी सहजता और काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि इसकी जो पृष्ठभूमि है वह राष्ट्रीय काव्य धारा के उद्भव और विकास में ही सन्निहित थी, जिसे हमने अभी अभी जाना समझा है अपने पिछले व्याख्या में। और उसके तहत हमने जाना कि किस तरह पुनर्जागरण के साथ भारत में एक आधुनिक विचारधारा प्रविष्टि पाई, और इस आधुनिकता के साथ जो सर्व प्रमुख चीज़ हमने पाया वह थी राष्ट्रीय जनचेतना। तो राष्ट्रीय चेतना की जनव्याप्ति जो हुई, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी। और इसकी जो आरंभिक अभिव्यक्ति है वह हमें भारतेंदु के लेखन और भारतेंदु मंडल, उस पूरे भारतेंदु काल में ही देखने को मिलते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत रचनाएं के जो बीज तत्व हैं वो हमें भारतेंदु रचनाओं में ही, भारतेंदु कालीन रचनाओं में ही देखने को मिलते हैं। और यह जो धारा थी यह समय के साथ और ज़्यादा बलवती होती गई और उत्तरोत्तर अपना विकास करते हुए अपनी एक स्वतंत्र इकाई के रूप में राष्ट्रीय काव्य धारा बनकर हमारे समक्ष प्रस्तुत हुई। और इसी राष्ट्रीय काव्य धारा का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसकी पहली श्रृंखला जो थी हमारी, पहली जो विषय बिंदु था हमारा, वह था राष्ट्रीय काव्य धारा उद्भव और विकास। वह हमने जाना समझा, और अब हम देख रहे हैं राष्ट्रीय काव्य धारा की विशेषताएं। आधुनिक काल में नवजागरण के द्वारा जो सर्वप्रमुख तत्व हमारे भारत के बुद्धिजीवी वर्ग में व्याप्त हुई वह थी राष्ट्रीय चेतना, मानवीय चेतना एवं जन चेतना का उद्घोष। हमने हमेशा से जाना है कि किसी भी विचार के बनने की प्रक्रिया एकाएक नहीं होती, बल्कि वर्षों एवं दशकों तक जारी यह प्रक्रिया किसी एक खास वक्त में हमारे समक्ष अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होती है, तथा उस विचार विशेष के स्वरूप में सकारात्मक बदलाव की गुंजाइश निरंतर बनी रहती है। राष्ट्रीय चेतना के बीज तत्व भी हमारे भीतर विद्यमान थे, तभी उसका उद्गार हमें सन 57 के सैनिक विद्रोह अथवा प्रथम राष्ट्र क्रांति में देखने को मिले। फलतः हमने सैनिक विद्रोह को आधार बनाकर आधुनिकता के प्रथम चरण को चिन्हित किया। अतएव भारतेंदु काल से आधुनिक विचारधारा की एक नई चेतना का संचार हुआ, जिससे राष्ट्र की अवधारणा विकसित हुई एवं राष्ट्र प्रेम एवं मानवीयता भारतीय जनमानस के विचारों में अपनी केंद्रीय भूमिका के साथ परिलक्षित होने लगी। तत्कालीन भारत की समग्र परिस्थितियां इतनी भयावह एवं दयनीय थी कि आम भारतवासी अपने मानसिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रत्येक पहलुओं में पूर्णतः कंगाल हाल होने को मजबूर थे। उन्हें राष्ट्र प्रेम एवं जनचेतना के लिए भी कितने ही चरणों एवं कई आयामों में संघर्ष करना पड़ रहा था। अतः भारतेंदु काल से विकसित हुई राष्ट्रीयता की भावना, देश प्रेम और जनचेतना विकास के चरण पार करते एवं अनेकानेक संघर्षों से गुजरते हुए द्विवेदी युग के उपरांत एवं छायावाद के समानांतर राष्ट्रीय काव्यधारा के रूप में प्रस्तुत हुई। राष्ट्रीय काव्यधारा की समयावधि बिल्कुल वही है जब हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम अपना प्रखर रूप धारण कर संपूर्ण राष्ट्र में स्वाधीनता प्राप्ति संघर्ष की मशाल
अपनी ज्योत को, मसाल की अपनी ज्योत को देशव्यापी बना रहा था। अतः राष्ट्रीय काव्य धारा की विशेषताएं भी व्यापक हो गईं, क्योंकि इसका प्रसार काव्य क्षेत्र से धर्म कर्म क्षेत्र तक पूरी कर्मठता के साथ व्याप्त हुआ। राष्ट्रीय काव्य धारा की विशेषताओं का सम्यक आकलन हम कुछ विचारणीय बिंदुओं के आधार पर कर पाएंगे, जो निम्नलिखित है। पहला बिंदु देखिए, राष्ट्र प्रेम का संचार। राष्ट्रीय काव्य धारा की समयावधि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के देशव्यापी चरण के साथ अपना विकास कर रहा था। तथापि इस धारा के कवियों द्वारा सर्वप्रमुख कर्तव्य मानकर राष्ट्र प्रेम से ओतपोत कविताओं की रचना करना मुख्य उद्देश्य में शामिल रहा। अतः इस काव्य धारा की रचनाओं में प्रधान तत्व राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम हमें सर्वत्र प्राप्त होता है। दूसरा बिंदु है आत्म बलिदान की भावना। इस काव्य धारा में राष्ट्रीयता की भावना इतनी तीव्रता से व्याप्त थी कि कवि अपनी रचनाओं के द्वारा आत्म बलिदान की प्रेरणा का संचार कर रहे थे। पराधीनता इतनी दुस्सह एवं इसका सिकंजा इतना मजबूत था कि इससे मुक्ति पाने के लिए देशवासियों के आत्मोत्सर्ग की परम आवश्यकता थी, जिसके फलस्वरूप ही भगत सिंह, खुदीराम बोस जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानी अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे। तथा यही आत्म बलिदान की प्रेरणा देश के नौजवानों को भी लगातार दिया जा रहा था, और यह महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि कर रहे थे। तीसरा पॉइंट देखिए, राष्ट्र गौरव एवं स्वाभिमान की भावना। यह बहुत जरूरी था। राष्ट्र सदियों की दासता से जकड़े जनमानस के भीतर राष्ट्र गौरव एवं स्वाभिमान को जागृत करना अपने आप में बड़ा दायित्व था, जिसके लिए अत्यधिक संघर्ष की भी आवश्यकता थी। इसी आवश्यकता के मद्देनजर देशवासियों के निराश एवं हताश मन प्राण में राष्ट्र गौरव एवं स्वाभिमान की भावना का संचार इतना महत्वपूर्ण था यह, और इस कार्य को, ये जो अपने आप में एक संघर्षपूर्ण कार्य था, इस कार्य का संपादन राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि निरंतर कर रहे थे। अगला पॉइंट देखिए, संकल्प निष्ठता। आज हम सारे भारतवासी स्वतंत्र हैं, यह हमारा परम सौभाग्य है, वरना हकीकत यही है कि आज से 100-125 साल पहले यह सपना जैसा ही था। देश की दुर्दशा एवं देशवासियों की दीनहीनता देश की आम जनता को पराधीनता से मुक्ति एवं स्वाधीनता के स्वप्न देखने से भी डराती थी। किंतु यह स्वर्णिम स्वप्न साकार हुआ। हमारे महत्वपूर्ण मनीषी, विचारकों, बुद्धिजीवियों, कर्मठ स्वतंत्रता सेनानियों एवं आम जनता के जन आंदोलनों की सहभागिता के अमूल्य योगदान के द्वारा, और यह सब निश्चित हो पाया मजबूत संकल्प निष्ठता के द्वारा। और यही मजबूत संकल्प निष्ठता काव्यधारा के, राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि बार बार अपने जीवन चरित्र एवं अपने काव्य दोनों ही के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा वो पेश कर रहे थे। अगला पॉइंट देखिए, सामाजिक एकता। हमारे देश की ऐतिहासिकता बहुत पुरानी है। इतने बड़ी सभ्यता संस्कृति का विशाल देश हमारा कितनी ही गुणवत्ताओं के साथ ढेरों कुरीतियों और कुप्रथाओं का भी शिकार रहा है। इसमें जातीयता का बंटवारा, दलित एवं आदिवासियों की स्थिति, किसानों मजदूरों की हालत, भाषाई एवं क्षेत्रीय विभिन्नताएं, सांप्रदायिकता, इतने स्तर पर हम भारतवासी बटे हुए थे कि हमारे एक हुए बिना अंग्रेजी शासन के खिलाफ खड़े हो पाना लगभग असंभव जैसा था। किंतु इस असंभव कार्य को हमारे दिग्गज नेताओं एवं बुद्धिजीवियों ने संभव बनाया।
पूरी तरह से ना सही, किंतु तकरीबन इन्होंने देश में सामाजिक एकता बनाने का दुष्कर कार्य पूरा किया। इनकी 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 चुनौतियां अनंत थी, फिर भी सभी को साथ लाने का कठिनतम प्रयास किया गया। अगला पॉइंट है आलस्य त्याग। यह उस वक्त तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ही, और मुझे लगता है किसी भी देश के निर्माण के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी तत्वों में से एक है। और हम सारे नौजवानों को इसे मूल मंत्र मानकर अपने और अपने राष्ट्र के विकास के लिए ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो आलस्य त्याग। हमारे देश में सदियों की पराधीनता ने एक बहुत बड़ा रोग देशवासियों को दे दिया था, वह थी अकर्मण्यता, अर्थात लोगों में आलस्य बहुत ज़्यादा घर कर गया था। इसके त्याग का संदेश बार बार राष्ट्रीय धारा के कवियों ने की, जिसका सुफल भी स्वाधीनता संग्राम में हमें देखने को मिला। अगले बिंदु पर आते हैं, स्त्री पुरुष समानता। दासता, पराधीनता और अकर्मण्यता में सदियों से जीते आम जनता की मानसिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति प्रायः शून्यवत हो गई थी। फिर भी पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण पुरुष का परिवार में वर्चस्व था, किंतु स्त्रियों की हालत अत्यधिक दयनीय थी। वस्तुतः स्त्रियां पशुवत थीं, जो समाज की जड़ परंपरा, प्रत्येक कुरीति एवं कुप्रथा की शिकार थी। परंतु पहली बार नवजागरण के दौरान स्त्री की सत्ता को स्वीकार एवं महत्व मिला। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी सहभागिता अपने आप में एक बड़ी क्रांति थी। अगला बिंदु है गांधीवादी जीवन दर्शन की व्यापकता। पूरे स्वतंत्रता संग्राम में सबसे बड़ा मूल मंत्र गांधीवादी जीवन दर्शन था। गांधी जी ने जन जन में राष्ट्रीयता की भावना का संचार कर आम लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़कर आत्मगौरव एवं देश प्रेम से भर दिया। दुस्साध्य किंतु इस महत्वपूर्ण कार्य का प्रसार राष्ट्रीय काव्यधारा के कवियों ने प्रमुखता से किया। अगले बिंदु को देखिए, छुआछूत एवं जातीयता का विरोध। भारत में प्राचीन समय से ही छुआछूत एवं जातीयता का विषैला प्रकोप रहा है। इससे मुक्ति पाने के ढेरों प्रयास के बावजूद आज तक समाज में कमोवेश यह व्याप्त है, किंतु समाज में प्रत्यक्ष तौर पर खुलकर इसका विरोध सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही किया गया। अगले बिंदु को देखिए, विदेशी सामानों का बहिष्कार। गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलनों का देशव्यापी प्रभाव होता था, इसलिए जब उन्होंने विदेशी सामानों के बहिष्कार को सामने लाया तो देश भर में इसका अनुपालन हुआ तथा इस काव्य धारा की कविताओं के द्वारा भी ये संदेश जन जन तक पहुंचाया जाता रहा। अगले बिंदु को देखिए, खादी का सम्मान। गांधी जी देश की कुटीर उद्योगों की जर्जर हालत के कारण ही स्वदेशी का नारा लगा रहे थे। उनका कहना था, हमसे हमारा कच्चा माल लेकर अंग्रेज अपने मुल्क में उसका उत्पादन कर हमें ही महंगे दामों पर देते हैं, जिससे हमारे अपने मुल्क में गरीबी, बेरोजगारी और पराधीनता में दिनों दिन वृद्धि हो रही है। अतः उन्होंने आम जनता से आह्वान किया कि स्वदेशी अपनाया जाए, और इस तरह ही इसके तहत ही खादी का सम्मान और समुचित प्रयोग पर बल दिया जा रहा था। राष्ट्रीय काव्य धारा के द्वारा इस संदेश को बढ़ चढ़कर लोगों तक पहुंचाने का कार्य भी किया जा रहा था। अगले बिंदु पर आते हैं, सत्याग्रही एवं आंदोलनकारी भावना। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए आवश्यक जो सबसे जरूरी भावना थी, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भावना थी, या कहिए सबसे बीज तत्व जैसी अगर कोई मूल मंत्र वाली कोई अगर भावना
होनी चाहिए थी और थी, तो वह थी राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीय जागरूकता की भावना और राष्ट्र प्रेम से अनुप्राणित होना। तो प्रत्येक आम जनता के भीतर सत्याग्रही एवं आंदोलनकारी भावना का संचार करना, यह सबसे मूल मंत्र जरूरी भावना थी। और इसी भावना का प्रचार प्रसार एवं संचार राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि अपनी रचनाओं के द्वारा बार बार पूरी तरह से कर रहे थे कि आम जनता के भीतर सत्याग्रही भावना का सृजन हो और उनके भीतर इसका उद्गम हो, आंदोलनकारी भावना उनके भीतर पनपे और संचारित हो। अगले अगले बिंदु पर आते हैं और ये हमारा लगभग आखिरी पॉइंट है ये राष्ट्रीय काव्यधारा की विशेषताओं को समझने हेतु, कि वैसे तो और भी कई सारी विशेषताएं हैं और बातचीत होनी भी चाहिए, लेकिन उस सब के बातचीत में हमारा आंसर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे समेटते हुए, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और इसे समझते हैं। सक्रिय क्रांतिकारिता। राष्ट्रीय काव्यधारा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले प्रायः सभी कवि सक्रिय क्रांतिकारी भी थे। स्वतंत्रता संग्राम में सीधे से सामने आकर इन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया, जन आंदोलनों में शामिल होकर क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न रहे। राष्ट्रीय चेतना, जन जागरण एवं देश प्रेम की भावना भारतेंदु काल से ही साहित्य की विभिन्न विधाओं, कविता, निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यासों आदि के द्वारा निरंतर अभिव्यक्त हो रही थी तथा जनता में विचार चेतना के संचार का सशक्त माध्यम यही रचना और रचनाकार बने हुए थे। छायावाद, जिसके साथ साथ यह राष्ट्रीय काव्यधारा का विकास होता रहा, छायावादी कवियों और राष्ट्रीय काव्यधारा के कवियों में आधारभूत अंतर भी यही रहा, क्योंकि छायावादी कवि भी स्वाधीनता के आग्रही थे तथा अपनी रचनाओं के द्वारा निरंतर राष्ट्र चेतना और देश प्रेम की अभिव्यक्ति कर रहे थे, किंतु ये सीधे सीधे सक्रिय क्रांतिकारी नहीं थे। स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी अप्रत्यक्ष सहभागिता निरंतर बनी रहती थी, किंतु राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि सक्रिय क्रांतिकारी थे और अपने जीवन काल में स्वतंत्रता के पूर्व तक कितने ही बार अंग्रेजों के द्वारा कारावास की यातनाएं झेलते रहे। अतः यह विशिष्टता राष्ट्रीय काव्यधारा के कवियों की सबसे बड़ी विलक्षणता थी। तो इस तरह हमने देखा कि राष्ट्रीय काव्यधारा की क्या क्या विशेषताएं रहीं, इनके प्रमुख कवियों ने कौन सी विशेषताएं अपनाई, जिसकी वजह से यह राष्ट्रीय काव्यधारा इतनी विशुद्ध, इतनी अलग, इतने अभिन्न तरीके से अपना स्थान, एक अलग ही अपना स्थान बना पाई। तो अगले जो हमारी व्याख्या होगी वो होगी अगले विषय बिंदु पर, और वह है राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि। तो अब ये जो कवि हैं, जितने भी कवि हैं हमारे पाठ्यक्रम में, उन सारे कवियों को एक एक करके हम पढ़ेंगे, जानेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।